पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर सबको ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, एक लड़की। 3 लड़कों के विवाह हो चुके थे। छोटा लड़का व एक लड़की ही कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी। एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल भी पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक सुशील, सभी बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी। सारा घर उसके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामतानाथ एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ ना कुछ कमा लेता था। चौथा सीतानाथ चारों में कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। यूं तो घर की सारी चाबियां बड़ी बहू के पास रहती थी, मगर फूलमती की इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक ना मंगवा सकता था। पंडित जी को मरे आज 12वां दिन था। कल 13वीं है। ब्रह्म भोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थी। फूलमती अपने कमरे में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरों में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई, बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियां, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? आटा, घी, शाक भाजी, शक्कर, दही सभी चीजों में बहुत कमी की गई है। आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए, 1 कहा तो 1। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही थी। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटे 3 ही बोरे लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी की भी 5 ही टिन आया है। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। कामतानाथ ने क्षमा याचना ना की, अपनी भूल भी स्वीकार ना की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तक विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई है। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। ये लड़का तो इस ढिठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मरमर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा, अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी और लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठड़ी में चली गई। इतना कहने के बाद भी कोई उसकी बात की उपेक्षा करेगा, इसकी उसे संभावना न थी। पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले हुआ करती थी। बड़ी बहू सभी सामानों को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने कुछ नहीं आता था। फूलमती कुड़कर सोचती, सब मिलकर कुल की नाक कटवावेंगे, वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। तभी फूलमती ने बड़ी बहू को तिजोरी खोलते देखा तो बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने के लिए नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है यह मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब ना हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? अब मैं क्या जानूं किसने हिसाब किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो तो रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था, किंतु कोठड़ी में से सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग हो रहा है, सब देख रही थी। भोज आरंभ हो गया। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं, मगर 500 आदमियों को एक साथ सटा सटा कर बैठा दिया गया। सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। लोग पूरियां गरम मांग रहे थे। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है। रसोइयों को कड़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक ही नहीं है।
बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था, बर्फ भी न मंगवाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदार उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं, बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध ना थी। तभी अचानक हलचल मची। अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या हुआ? फूलमती उठकर बाहर गई तो मालूम हुआ कि किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवारों से सिर टकरा लें। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। कितने आदमियों का धर्म का सत्यानाश हो गया। हाय, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। फूलमती झल्लाकर बोली, मुंह में कालिक लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब चुल्लू भर पानी में। किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। कामतानाथ कुछ देर तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अब चुप रहो अम्मा, भूल हुई, हम सब मानते हैं, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? फूलमती ने दांत पीसते हुए कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बातें करते हो। कामतानाथ निसंकोच होकर बोला, चीनी में चींटे और आटे में घुन, यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह ना पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चुईया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंगे तक तो किसी से बचते नहीं। फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। 2 महीने गुजर गए हैं। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। पंडित अयोध्यानाथ ने कुमुद का रिश्ता अच्छे घर में किया था, परंतु वहां दहेज में 5,000 और नेक न्योछावर गाजे बाजे में 5,000 देने का किसी का भी अब मन नहीं था। हमारे पास कुल 20,000 है, 10,000 शादी में खर्च हो गए तो फिर हमें क्या मिलेगा? बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, और अभागी हो तो राजा के घर भी रोएगी। ये सब नसीबों का खेल है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर खुजाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया और कहा, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। कल को तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए, उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार लग जाएंगे। तब किसके आगे हाथ फैलाते फिरोगे? मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे तेरी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपए की जरूरत तो होगी। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मुरारी लाल को जवाब दे दिया जाए और ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लेना चाहिए। कामतानाथ बोला, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, वही पुराने युग की बातें करती है। विवाह किससे करना है ये बहस चल ही रही थी कि अचानक एक शंका ने जन्म लिया कि अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देगी। 20,000 में से 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाए। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के यहाँ कर देगी। अब एक नया षड्यंत्र सोचा जाने लगा। षड्यंत्र माँ के गहने लेने का। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उमानाथ व दयानाथ ने आपस में सहमति की, लेकिन कामतानाथ व सीतानाथ इस षड्यंत्र से दूर रहे। फूलमती रात को भोजन करके लेटी ही थी कि उमा व दया उसके पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने शशंक होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो।
उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है अम्मा। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा ना कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं कहती हूँ कामता से रुपए का प्रबंध करने के लिए। देगा कैसे नहीं? रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता का हाथ पकड़कर कहा, उनसे कुछ ना कहो, रुपए तो ना देंगे, उल्टा हाय हाय मचाएंगे। अफसरों में भी खबर कर दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरव रखकर जमानत दे दो। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? गहने इसी दिन के लिए तो होते हैं, जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उनके सामने रख दी। दोनों भाई निर्लज्जता से आपस में बात करने लगे। मैंने कहा था ना, अम्मा से ना कहना, मगर अब क्या करना चाहिए? न तो ये अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरव रख दिए जाए। फूलमती ने दृढ़ता से कहा, अगर यूं ना लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरव रख दूंगी और खुद हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से देख तक नहीं सकता। बहुत सारे धर्म संकट का नाटक दिखाते हुए आखिर दोनों ने पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भाव से उनकी ओर देख रही थी और उनकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो रही थी। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल ना दुखाएं। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बुरा लगा था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने को राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में एक मत ना हो सकी। मां पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी, लड़के गरीब दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का हिस्सा भी है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में, क्या 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। हम यथाशक्ति ऐसी कोई बात न करेंगे जिससे उसका अमंगल हो, लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते, लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी पंडित के यहाँ ही होगा। 5,000 खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है, मैंने मर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामतानाथ चिढ़कर बोला, अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती। कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती हो। फूलमती क्रोध से विकल होकर बोली, तुम्हारे दादा कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं आज बैठने की छांव ना मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए छू नहीं सकते। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। मुरारीलाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह ना होगा, बस छुट्टी हुई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ बहस करती है। कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है। तुम इस घर में हमारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला, और आज मैं इस घर में गैर हूं। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ
कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही उसके अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी अनुमान न था। जहां उसकी कद्र नहीं, कुछ गिनती नहीं, वहां अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए, यह उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहनीय था। पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या, और लड़कों को थूके तो क्या? बदनामी तो उसी की है। दुनिया यही तो कहेगी कि 4-4 जवान बेटों के होते हुए भी बुढ़िया अलग पड़ी हुई मजूरी करके पेट पाल रही है। नहीं नहीं, अब अपना और घर का पर्दा ढका रखने में ही कुशल है। हाँ, अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया है। अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। अपने बेटों की बातें और लातें गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है। फूलमती तड़के उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था और वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने ना देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था। पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदलने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल से कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं भी उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकुड़े हुए काम करते देखा, पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हलकान होती हो। शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया था कि जी तोड़ घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। दूसरे दिन मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिख दिया गया और दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता है, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसी भी बात से उसे कोई सरोकार न था। जब कुमुद के लिए डोली द्वार पर आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट कर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठड़ी में ले गई और जो कुछ 100-50 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे रह गए थे, बेटी के आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता। कुमुद माँ के गहनों की भाइयों के द्वारा हुई डकैती को भांप चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिए और बोली, तुम इन चीजों को अपने पास रखो अम्मा, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठड़ी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब घर की नौकरानी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी क्योंकि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला, मित्रों की दावत हुई, नाच तमाशा हुआ, दयानाथ का प्रेस खुला, फिर जलसा हुआ, सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया, फिर उत्सव हुआ, कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार करने के लिए सच में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीने की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक ना पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से, और फूलमती बेकहे काम करती थी पर खाती थी विष के कौर की तरह। महीनों सिर में तेल ना पड़ता, महीनों कपड़े ना धुलते, कुछ परवाह नहीं, चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया फैल रहा था। आकाश में मटियाले बादल थे और जमीन पर मटियाला पानी। घर की मेहरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे, पानी में भीग भीग कर सारा काम किया, फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए,
सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी ना होती थी, इसलिए बहुत चिंतित था। भाई बावज की मुंह देखी किया करता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बढ़ी हुई थी जैसे समुद्र हो। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी, पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पांव फिसला, संभल ना सकी, पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई। किनारे पर 2-4 पंडे चिल्लाए, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी, उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर भी हृदय कांप उठता है। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ, वो तो बड़े आदमी थे ना? हाँ थे तो, पर इसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ सब है भाई, सब है, मगर भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसी अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।